वो मखमली आवाज की मलिका थी। जब उन्होंने मशहूर शायर मोमीन की सदाबहार गजल वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो को जब अपनी आवाज से सजाया तो हर दिल को मानो करार आ गया। वो मलिकाए गजल के खिताब से नवाजी गईं। हम बात कर रहे हैं मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर की। बेगम अख्तर के बारे में ये सभी जानते हैं कि वो एक कमाल की गजल गायिका थी, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि वो बेगम अख्तर ही थी जिन्होंने ठुमरी और कजरी को अपने सुरों से एक अलग ही ठसक दी थी। ठुमरी और कजरी ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पहुंचना हर सुर के फनकारों का एक हसीन ख्वाब होता है। 7 अक्टूबर 1914 ये वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के शादीशुदा वकील असगर हुसैन और तवायफ मुश्तरी बाई के घर बेटी का जन्म हुआ। तवायफ की अंधेरी जिंदगी में एक जुगनू का आना मुश्तरी बाई के भीतर एक उम्मीद जगा गया। कहते हैं कि मुश्तरी बाई ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। 4 साल की उम्र में दोनों बहनों ने जहरीली मिठाई खा ली थी। इसमें बिब्बी यानी बेगम अख्तर तो बच गईं, लेकिन उनकी बहन की मौत हो गई। मां मुश्तरी बाई की एक बेटी दुनिया छोड़ गई तो पति असगर ने उन्हें जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद बेगम अख्तर और उनकी मां को अकेले ही जिंदगी में संघर्ष करना पड़ा। बचपन में बेगम अख्तर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो काफी शरारती थी। उन्होंने शरारत में अपने मास्टर जी की चोटी काट दी। मामूली पढ़ाई के बावजूद उन्होंने उर्दू शायरी की अच्छी जानकारी हासिल कर ली थी। 7 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। वही मां मुश्तरी इसके लिए राजी नहीं थी। उनकी तालीम का सफर शुरू हो चुका था। उन्होंने कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली, लेकिन बिब्बी से बेगम अख्तर बनने तक का उनका सफर इतना आसान नहीं था। 13 साल की उम्र में बिब्बी को अख्तरी बाई के नाम से जाना जाने लगा था। उसी समय बिहार के एक राजा ने कद्रदान बनने के बहाने उनका यौन शोषण किया। इस हादसे के बाद अख्तरी प्रेग्नेंट हो गईं और उन्होंने छोटी सी उम्र में बेटी सन्नो उर्फ शमीमा को जन्म दिया। 15 साल की उम्र में अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से पहली बार मंच पर उतरी। जब उन्होंने मंच पर गाना शुरू किया तो उस वक्त लोग उन्हें तवायफ समझते थे। मुंबई के एक तवायफ संगठन ने मुश्तरी बाई से उनकी बेटी को 1 लाख रुपए में उन्हें सौंपने का अनुरोध किया था, लेकिन अख्तरी और मां मुश्तरी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। धीरे धीरे शोहरत बढ़ी और अख्तरी बाई के प्रशंसक भी बढ़ गए। बेगम अख्तर बिहार के एक कार्यक्रम में जब गा रही थीं, तो उस दिन उन्हें सुनने वालों में भारत कोकिला सरोजनी नायडू भी थी। वो उनसे इतनी प्रभावित हुई थीं कि उन्होंने स्टेज के पीछे आकर उन्हें न सिर्फ बधाई दी थी, बल्कि बाद में एक खादी की साड़ी भी उन्हें भेंट की। बेगम अख्तर के बारे में मशहूर था कि वो मिर्जा गालिब, दाग देहलवी, फैज अहमद फैज, जिगर मुरादाबादी, शकील बदायूनी और कैफी आजमी की लेखनी से काफी प्रभावित थी। मलिकाए गजल के बारे में एक बात जो आपको दिलचस्प भी लगेगी और शायद ये आपको मालूम भी ना हो। बेगम अख्तर जितनी अच्छी गायिका थी, उतनी ही अच्छी कंपोजर भी थी। वो अपने गाए गए गाने को खुद ही कंपोज किया करती थी। बेगम अख्तर को अकेलेपन से बहुत डर लगता था, क्योंकि अकेले में उन्हें पुरानी यादें घेर लेती थी। उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रही थी। उस दौरान रात में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, लेकिन उन्हें वहां सिगरेट नहीं मिली। तब बेगम अख्तर ने गार्ड से सिगरेट मंगाने के लिए उसके लालटेन और झंडे को छीन लिया था। तब गार्ड उनके लिए 100 रुपए का सिगरेट का पैकेट लाया और इसके बाद ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी। सिगरेट के कारण ही बेगम अख्तर ने पाकीज़ा फिल्म को 6 बार देखा था। दरअसल सिगरेट पीने के लिए उन्हें सिनेमा हॉल से बाहर जाना पड़ता था और वापस लौटने तक फिल्म आगे बढ़ चुकी होती थी। इस पर वो दोबारा फिल्म देखने जाती और इस तरह उन्होंने पूरी फिल्म को 6 बार देखा। अख्तरी बाई गायन के साथ साथ अभिनय भी करती थी। 1939 में उन्होंने फिल्म जगत से नाता तोड़ा और लखनऊ आकर रहने लगी। यहाँ आकर उन्हें उनका प्यार मिला। 1945 में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली। तभी से उनका नाम बेगम अख्तर पड़ गया।
शादी के बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन संतान पैदा न होने की वजह से जब वो डिप्रेशन में रहने लगी तो 1949 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से जुड़कर गायन की दुनिया में उन्होंने एक बार फिर से वापसी की। 30 अक्टूबर 1974 को जब बेगम अख्तर अहमदाबाद में मंच पर गा रही थी, उस वक्त उनकी तबीयत खराब थी, अच्छा नहीं गाया जा रहा था। ज्यादा बेहतर गाने की कोशिश में उन्होंने खुद पर इतना जोर डाला कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से वो वापस नहीं लौटी। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लखनऊ के बसंत बाग में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनकी मां मुश्तरी बाई की कब्र भी उनके बगल में ही थी। भारत सरकारों ने बेगम अख्तर को कई अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें नाटक अवार्ड के अलावा भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें खाना बनाने का भी जबरदस्त शौक था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको लिहाफ में गांठें लगाने का हुनर भी आता था और तमाम लखनऊ के लोग गांठें लगवाने के लिए अपने लिहाफ उनके पास भेजा करते थे। वो अक्सर कहा करती थी कि ईश्वर से उनका निजी राब्ता है। जब उन्हें सनक सवार होती थी तो वो कई दिनों तक आस्तिकों की तरह कुरान पढ़ती, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि वो कुरान शरीफ को एक तरफ रख देती। बेगम अख्तर का जैसा जीवन रहा, दादरा, ठुमरी, ख्याल को जिस तरह उन्होंने गाया, उनकी बदौलत जैसे गजल को नए सुर मिले, ये कहना हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं है कि बेगम जैसा गजल सरा न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव।